Hello, welcome to the online MCQs practice lecture series for NEET JEE and GUJCAT. Dear students, currently we are discussing paper solution of GUJCAT 2015. Question number 16. When 10 raised to 19 electrons are removed from neutral metal plate through some process, the charge on it becomes black. तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक न्यूट्रल मेटल प्लेट है। न्यूट्रल का मतलब उस पर चार्ज कितना है, जीरो। नेट चार्ज कितना है, जीरो। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। हम यहाँ से 10⁻19 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो कितना चार्ज निकाल रहे हैं टोटल, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो हम कितना चार्ज निकाल रहे हैं वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे हम 10⁻19 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, E = -1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 कूलम। अब ऐसे हम कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, 10⁻19, तो टोटल कितना चार्ज निकाल रहे हैं हम, तो टोटल चार्ज रिमूव फ्रॉम द न्यूट्रल प्लेट = n × E। n कितना है, 10⁻19, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, -1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 कूलम। तो टोटल कितना चार्ज निकाल रहे हैं, -1.6 कूलम का चार्ज निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज निकल रहा है। तो नेगेटिव कितना चार्ज निकाल रहे हैं, -1.6 कूलम। तो उस पर कितना चार्ज बचेगा, तो ये हो जाएगा +1.6 कूलम। जितना नेगेटिव चार्ज निकाल रहे हैं उतना पॉजिटिव चार्ज उस पर रहेगा, क्योंकि बिकॉज इनिशियली उस पर चार्ज कितना था, जीरो। तो अगर -1.6 कूलम निकाल रहे हैं तो +1.6 कूलम उस पर रहेगा। कि मतलब ये 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स निकालने से ये मेटल प्लेट कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, और उस पर कितना चार्ज रहेगा, +1.6 कूलम। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Next question number 17. One moving electron when comes closer to the other stationary electron, then its kinetic energy and potential energy respectively blank and blank. तो बच्चों यहाँ पे एक स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज है लेट से Q2, और एक मूविंग इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज है Q1। और ये मूविंग इलेक्ट्रॉन कहाँ, वो Q2 के नज़दीक आ रहा है, Q2 के नज़दीक आ रहा है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, मतलब दोनों का चार्ज कैसा है, सिमिलर चार्ज है। और सिमिलर चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्शन। मतलब जब ये Q1 Q2 के नज़दीक आएगा तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, और रिपल्शन की वजह से वो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन हो जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या बोल सकते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, दो चार्ज के बीच का, KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R, KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R। अब यहाँ पे R डिक्रीज हो रहा है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नजदीक आ रहा है। तो R डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। सो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन सी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ 5.6 मीटर मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E = 100 V/मीटर। A particle of mass 1 kg and charge 10⁻² coulomb is allowed to slide down from rest position from maximum height of slope. If the coefficient of friction is 0.1, the time taken by the particle to reach the bottom is। तो बच्चों यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है, तो ये इंक्लाइन प्लेन होगा, ये पूरा इंक्लाइन प्लेन है, और वो कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, 45 डिग्री। और ये इंक्लाइन प्लेन की लेंथ कितनी है, 5.6 मीटर, मतलब ये पूरी लेंथ जो है वो 5.6 मीटर है। अब ये इंक्लाइन प्लेन को हमने किस में रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो
ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, E इज इक्वल टू 100 वोल्ट पर मीटर है। A particle of mass 1 kg and charge 10⁻² coulomb is allowed to slide down from rest position from maximum height of slope। मतलब यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास कितना है, m इज इक्वल टू 1 kg है और उस पर चार्ज कितना है, 10⁻² कूलम है और वो स्लाइड डाउन, हम उसको स्लाइड डाउन करवाते हैं ऐसे, ओके, फ्रॉम मैक्सिमम हाइट, यहाँ से ये चार्ज पार्टिकल है। अब ये जो इंक्लाइन प्लेन है उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू इज इक्वल टू 0.1 है, 0.1 है। देन टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द बॉटम इज, मतलब ये पार्टिकल को बॉटम तक पहुंचने में कितना टाइम लगे वो हमें फाइंड करना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें इसका प्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, मतलब उस पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो हमें मेंशन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा, बिकॉज ये चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो पहले कौन कौन से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे हैं वो हम फाइंड कर लें, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी मेंशन कर लें और फिर हम कितने फोर्स लग रहे हैं वो नेट फोर्स उसका फाइंड करेंगे। तो बच्चों पहला तो इस पे वर्टिकली डाउनवर्ड वेट लगेगा जो mg है, वेट कितना है, mg। अब ये जो वेट mg है उसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, एक mg cos थीटा ये होगा, mg cos थीटा होगा और उसके परपेंडिकुलर इसके पर 90 डिग्री पे mg sin थीटा लगेगा, ये mg sin थीटा होगा। तो mg के दो कंपोनेंट mg cos थीटा, mg sin थीटा, ये एंगल 45 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो ये हो जाएगा mg cos 45, ये भी हो जाएगा mg sin 45। अब इसके ये जो वेट लग रहा है, वेट mg, उसको बैलेंस करने के लिए उस पर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज r, नॉर्मल रिएक्शन r लगेगा। समझ में आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन r लगेगा। अब इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ये चार्ज पार्टिकल इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो उस पर क्या लगेगा बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू Q जितना, तो ये डिरेक्शन में फोर्स लगेगा Q जितना, F इज इक्वल टू Q जितना, ओके। अब ये जो फोर्स F इज इक्वल टू Q है उसको भी हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, दैट इज QE cos थीटा, तो ये हो जाएगा QE cos थीटा, ये डायरेक्शन में ऊपर कौन सा लगेगा, QE cos थीटा, और इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर कौन सा लगेगा, QE sin थीटा, मतलब ये इस डायरेक्शन में कौन सा लगेगा, QE sin थीटा लगेगा, QE sin थीटा, ओके। और ये फ्रिक्शनल फोर्स की, एक फ्रिक्शन की वजह से उस पर फोर्स लगेगा जिसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स। तो अब ये डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, म्यू इंटू आर जितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ये डायरेक्शन में। व्हाट इज आर नॉर्मल रिएक्शन, और इस पे जो नेट फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको मेंशन करेंगे F नेट से, और ये नेट फोर्स की वजह से ये जो चार्ज पार्टिकल है 1 किलोग्राम का वो नीचे स्लाइड डाउन होगा, ओके। अब सब फोर्स को बैलेंस करने का ट्राई करते हैं, तो F नेट कितना होगा बच्चों, F नेट कितना होगा, तो F नेट कितना होगा इस डायरेक्शन में, दैट इज mg sin थीटा, नीचे कितना लग रहा है mg sin थीटा, और इसके ऑपोजिट में कितना लग रहा है, दैट इज माइनस, इस डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है, QE cos थीटा, दैट इज माइनस QE cos 45 डिग्री, माइनस ये फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज म्यू इंटू आर, तो ये म्यू इंटू आर, और आर कितना होगा, आर की वैल्यू क्या होगी, ये पूरा आर है, म्यू इंटू आर, आर कितना है, नॉर्मल रिएक्शन कितना है, तो देख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन को नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज mg cos थीटा, दैट इज mg 45 डिग्री प्लस QE sin 45 डिग्री, और ये किसके बराबर है, F नेट, दैट इज F नेट इज इक्वल टू ma, F नेट कितना है, F नेट इज इक्वल टू ma, ओके। अब सब वैल्यू हमें पता है, m की वैल्यू कितनी है 1 किलोग्राम, तो यहाँ पे 1 रख दो, g कितना है, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, हमें पता है, sin 45 डिग्री दैट इज 1/2, माइनस चार्ज कितना है 10⁻², दैट इज 1/100, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 100 मल्टीप्लाई बाय 100, cos 45 कितना होता है 1/2, म्यू की वैल्यू कितनी है, दैट इज म्यू कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज 0.1,
ओके, तो दैट इज -1/10। और इसके ब्रैकेट में क्या है, m कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय g कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई cos 40 बाय 1/√2 प्लस q दैट इज द 1/100 मल्टीप्लाई बाय e 100 मल्टीप्लाई 1/√2 इज इक्वल टू m कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय a। अब ये सब हम सॉल्व करेंगे a के लिए, तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी, देयर इज एक्सीलरेशन की वैल्यू, ये सब सॉल्व करने से ये सब वैल्यू को हमें मिलेगी 5.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कितना मिला 5.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें कितने एक्सीलरेशन इससे ये नीचे जा रहा है वो मिल गया, ये लेंथ भी पता है, ये डिस्टेंस कितना है दैट इज द 5.6 मीटर, और एक्सीलरेशन पता है, और हमें फाइंड क्या करना है t। तो एक्सीलरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस का क्या रिलेशन है, दैट इज s इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला है ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला आपको पता है, हमें फाइंड टी करना है, e पता है हमें, s पता है, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल ये कहाँ पे रेस्ट पे था, ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू 1/2 at स्क्वायर हो जाएगा। अब t को सब्जेक्ट बना लो, तो t को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2s डिवाइडेड बाय e। s कितना है दैट इज डिस्टेंस, ये लेंथ कितनी है इंक्लाइन प्लेन की 5.6 डिवाइड बाय a कितना मिला है 5.6, तो 5.6 कट हो जाएगा, तो √2 इज इक्वल टू 1.41 सेकंड। मतलब ये चार्ज पार्टिकल जो है 1 किलोग्राम का, उसको स्लाइड डाउन मतलब बॉटम तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा 1.41 सेकंड। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, चार्जेस 1 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट ईच ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 2√2 है, ये 22 नहीं है 2√2 है, ये 2√2 मीटर है, ये 2√2 मीटर है। द पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स इज ब्लैंक। मतलब ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे 1 माइक्रोकूलम के चार्जेस प्लेस्ड है, और ये दोनों डायगोनल के जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा वो फाइंड करना, मतलब ये ओ पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है वो फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पे ये सब चार्ज, जितने भी चार्ज है सबकी वजह से ओ पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, तो टोटल पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल कितना होगा, ये सब चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल मिलेगा सबका क्या हो जाएगा सम हो जाएगा। मतलब अभी सुपर पोजिशन ऑफ पोटेंशियल का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो ये चार्ज की वजह से ये पॉइंट पे पोटेंशियल प्लस ये चार्ज की वजह से ये पॉइंट पे पोटेंशियल प्लस ये चार्ज की वजह से ये पॉइंट पे पोटेंशियल प्लस ये चार्ज की वजह से ये पॉइंट पे पोटेंशियल। अब बच्चों एक और चीज आप यहाँ पे चेक करें, मतलब आप देख सकते हो कि ये सब चार्जेस सिमिलर है और ये चार्जेस का ये पॉइंट तक का डिस्टेंस भी सिमिलर है। मतलब अगर हम एक चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल यहाँ पे लग रहा है वो फाइंड कर दें तो सबकी वजह से सेम होगा। तो एक की वजह से जो मिलेगा उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें, तो ये टोटल पोटेंशियल ये पॉइंट पे हमें मिल जाएगी। अब एक चार्ज की वजह से पहले हम फाइंड करते हैं कि ये पॉइंट पे पोटेंशियल कितना मिलेगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना है, V इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय R। कितना है बच्चों, KQ डिवाइडेड बाय R। K दैट इज द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो हमें पता है, और डायरेक्टली 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ लिख सकते हो आप, ये 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ हो जाएगा। Q हमें पता है 1 माइक्रोकूलम, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 कूलम हो जाएगा। ओके, और R कितना है, मतलब ये चार्ज से ये पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दैट इज R। अब ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना पड़ेगा, हमें पता नहीं है, तो हमें ये जितने भी मतलब साइड्स है स्क्वायर की वो हमें पता है कितनी है, 2√2 मीटर है, ये 2√2 है, ये भी 2√2 है। तो डायगोनल की वैल्यू हमें मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ये डायगोनल की लेंथ हमें मिल जाएगी। ओके, तो अगर हम पाइथागोरस अप्लाई करें तो ये डायगोनल की लेंथ हमें मिलेगी 4 मीटर। कितनी मिलेगी, 4 मीटर। तो हमें कितनी चाहिए, आधे डायगोनल की लेंथ चाहिए, मतलब लेंथ ऑफ द सेमी डायगोनल कितनी हो जाएगी 2 मीटर, मतलब ये लेंथ हो जाएगी 2 मीटर। ओके, तो लेंथ भी मिल गई, तो R कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। और ये जो पोटेंशियल मिला उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल पोटेंशियल ये पॉइंट पे मिल जाएगा। तो
कितना हो जाएगा वी नॉट इज इक्वल टू के दैट इज 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया। मतलब चारों चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सब वैल्यू रख के हम सॉल्व करेंगे तो हमें पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी 18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ वोल्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। A point charge q, small q, is situated at distance r on axis from one end of thin conducting rod of length capital L having charge capital Q uniformly distributed along its length. The magnitude of electric force between two is. तो बच्चों यहाँ पे एक थिन कंडक्टिंग रोड है, तो ये थिन कंडक्टिंग रोड है जिसकी लेंथ कैपिटल एल है और उस पर चार्ज कितना है कैपिटल क्यू, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर एंटायर लेंथ ऑफ दिस कंडक्टिंग रोड। और ये कंडक्टिंग रोड के वन एंड से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, ये स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक स्मॉल क्यू सिचुएटेड है, ये स्मॉल क्यू है। तो ये दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पे जो चार्ज है ये कंडक्टिंग रोड पे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम डायरेक्टली हम कैपिटल क्यू कंसीडर नहीं कर सकेंगे इसका चार्ज। अगर ये कोई पॉइंट पे पूरा चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होता तो हम डायरेक्टली के क्यू कूलम्स लॉ अप्लाई करके फोर्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि स्मॉल एलिमेंट्री डिस्टेंस dx कंसीडर करना पड़ेगा, छोटा सा पार्ट कंसीडर करना पड़ेगा ये कंडक्टिंग रोड का जिसकी लेंथ छोटी दैट इज dx है। और dx लेंथ में चार्ज कितना होगा dq जितना चार्ज होगा। ओके, तो ये dq जितने चार्ज को हम पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। अब ये पॉइंट चार्ज की वजह से ये चार्ज q है, ये दोनों के बीच का फोर्स हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, फिर एक छोटा सा और dx लेंथ का छोटा सा पार्ट कंसीडर करेंगे, फिर एक dx लेंथ का, फिर dx लेंथ का, और सबकी वजह से जो फोर्स मिलेगा उसका हम क्या कर देंगे सम कर देंगे, तो हमें नेट फोर्स मिल जाएगा। तो हमने क्या किया कि ये स्मॉल क्यू चार्ज है उससे x डिस्टेंस पे एक छोटा सा ये कंडक्टिंग रोड का छोटा सा लेंथ कंसीडर किया दैट इज dx। और dx लेंथ में कितना चार्ज है dq जितना चार्ज है, तो फोर्स कितना लगेगा दैट इज df, स्मॉल फोर्स लगेगा दैट इज df। तो df कितना होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ k q1 q2, q1 कितना है दैट इज स्मॉल चार्ज q, q2 कितना है दैट इज dq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, r कितना है डिस्टेंस कितना है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो गया। ओके, अब ये जो कंडक्टिंग रोड है उस पर कैपिटल Q जितना चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसको मैं लैम्बडा बोल दूं। कितना बोल दूं लैम्बडा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है लैम्बडा इज इक्वल टू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय L। कितनी हो जाएगी कैपिटल Q डिवाइडेड बाय L। तो dq कितना हो जाएगा बच्चों, dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dq इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू dx। लैम्बडा इंटू कितना हो जाएगा dx, ये रो नहीं है यहाँ पे लैम्बडा होगा, लैम्बडा इंटू dx। लैम्बडा की वैल्यू कितनी है कैपिटल Q डिवाइडेड बाय L। तो dq कितना हो जाएगा कैपिटल Q डिवाइडेड बाय L इंटू dx। ओके, तो यहाँ पे dq की जगह पे कैपिटल Q डिवाइडेड बाय L इंटू dx लिखेंगे, तो ये हो जाएगा k 1/4πε मतलब दैट इज k स्मॉल q। dq की जगह पे क्या लिखेंगे q डिवाइडेड बाय L इंटू dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ओके, तो ये स्मॉल dx लेंथ की वजह से छोटा सा हमने लेंथ कंसीडर किया, उसमें चार्ज कितना है dq जितना चार्ज है, तो उसकी वजह से फोर्स कितना लग रहा है df इज इक्वल टू कैपिटल K स्मॉल q कैपिटल Q dx डिवाइडेड बाय L इंटू x स्क्वायर। अब एक और छोटा सा स्ट्रिप कंसीडर करेंगे जिसकी लेंथ dx है जिसमें चार्ज dq है, तो इसकी वजह से फोर्स इतना मिलेगा। तो ये सब फोर्स का क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें टोटल फोर्स मिल जाएगा। तो टोटल फोर्स क्या होगा इंटीग्रेशन df। ओके, और ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा स्मॉल r से लेके x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी होगी स्मॉल r से लेके r प्लस l तक। ओके, यहाँ से लेके स्मॉल r से लेके r प्लस l तक ये पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, ये स्मॉल r है और ये वैल्यू कितनी है यहाँ तक होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक x वेरी होगा। तो ये कितना डिस्टेंस है r और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है r प्लस l। तो r से लेके r प्लस l तक x की वैल्यू वेरी होगी। ओके, तो इंटीग्रेशन r टू r प्लस l dx।
और यहाँ पे देख सकते हो कि कैपिटल क्यू के स्मॉल क्यू एंड एल वो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएंगे। तो इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, लिमिट आर से लेके आर प्लस एल इंटीग्रेशन आर टू आर प्लस एल 1/x² इंटू dx। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/x, तो ये हो जाएगा -1/x लिमिट आर से लेके आर प्लस एल। अब ये लिमिट यहाँ पे रख दो, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे x की जगह पे, यानी -1 आर प्लस एल -1/r, ओके, माइनस बाहर ले लिया तो ये प्लस होगा। कैपिटल K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय एल। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा कैपिटल K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय r प्लस एल। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, ये दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा, कैपिटल K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय r प्लस एल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ओके, तो बच्चों आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप कि आज हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स स्टॉप हियर, वी विल डिस्कस अदर क्वेश्चन ऑफ दिस गुजकेट 2015 in our next video lecture. Thank you very much.